Hi everyone, wish you going well and welcome back to Super Academy. Hope you are doing great. हमने लास्ट लेक्चर में प्रस्तावना को शुरू किया था, जिसमें मैंने 2 पार्ट में आपको प्रस्तावना अच्छे से समझाई है। आज प्रस्तावना वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसमें जो बची हुई डिटेलिंग है उसको कंप्लीट करते हैं। प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपने प्रीवियस ईयर में देखे होंगे, राइट। मैंने आपको कल यहाँ तक शब्द पूरे कंप्लीट करा दिए थे कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या अर्थ होता है। आज हम पढ़ेंगे संविधान में प्रस्तावना में जो न्याय दिया गया है कितने प्रकार का है और उनके क्या क्या अर्थ है, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एकता, अखंडता, इनको समझेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आता है न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक को समान न्याय की व्यवस्था करती है। सबसे पहले समझना पड़ेगा न्याय का अर्थ क्या होता है। न्याय होता है प्रत्येक के साथ उचित व्यवहार, प्रत्येक के साथ उचित व्यवहार, उचित व्यवहार, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा। ये क्या कहलाता है? न्याय। अब भारत में भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था करती है, एग्जाम में पूछा गया है। पहला आता है राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय। दूसरा आता है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। तीसरा है आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। ये तीनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था करती है, तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करती है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। ये भी पूछे गए थे निम्नलिखित में से कौन कौन से न्याय प्रस्तावना में शामिल हैं। तो आपको इनके नाम भी ध्यान रखने हैं और इनके प्रकार भी ध्यान रखने हैं। कितने हैं? 3। क्लियर? अब एक एक को ध्यान से समझते हैं। राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है? राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान और उचित व्यवहार। समान और उचित व्यवहार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिले। हमें राइट टू वोट प्राप्त है आर्टिकल 326 के तहत। प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। लिंग, जाति, मूल वंश, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो ये क्या है? राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करता है। इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकारी है। आर्टिकल 325 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसे समान रूप से मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। तो ये क्या है? राजनीतिक न्याय का उदाहरण है। इसके साथ साथ समान रूप से वोट देने, मतदाता सूची में शामिल होने, इसके साथ साथ समान रूप से निर्वाचित होने का अधिकार भी प्रत्येक भारतीय को प्राप्त है। ये भी राजनीतिक न्याय का उदाहरण है। तो क्या क्या हमने पढ़ा? राजनीतिक न्याय का मतदाता सूची में समान रूप से शामिल होने का अधिकार, ठीक है, मतदान का अधिकार, ठीक है, राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट। इसके साथ साथ निर्वाचित होने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार। ये तीनों ही अधिकार किसके उदाहरण हैं? राजनीतिक न्याय के उदाहरण, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक को देती है। क्लियर? इसके बाद आता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के साथ समाज में उचित और समान व्यवहार। उचित और समान व्यवहार का मतलब है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को गरीब नहीं समझा जाए, ऊंचा नहीं समझा जाए, नीचा नहीं समझा जाए। सभी के साथ लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, ये कहलाता है सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय केवल दो जातियों के अंतर ही नहीं, जातियों के अंदर भी इसमें स्थापित करता है। जैसे कि पितृसत्ता है, इससे एग्जाम्पल आप ध्यान से समझिए। पितृसत्ता को ख़त्म करना भी सामाजिक न्याय है, क्योंकि समाज में महिलाओं की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भागीदारी है जितनी पुरुषों की। तो सामाजिक न्याय का मतलब केवल दूसरे धर्मों में, दूसरी जातियों के बीच समानता नहीं है, एक ही धर्म, एक ही जाति के बीच, लिंग के बीच समानता भी सामाजिक न्याय के अंतर्गत आती है। तो सामाजिक न्याय समझ में आया।
समाज में सभी के साथ समान और उचित व्यवहार क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय। इसी के साथ साथ आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है? अर्थ के आधार पर यानी संपत्ति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ये क्या कहलाता है? आर्थिक न्याय। जैसे कि महिलाओं को कहीं कहीं ऐसा होता है कि समान कार्य के लिए समान टाइम देती हैं वो, उसके बाद भी उनको वेतन पूरा नहीं मिलता, तो समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ये क्या कहलाता है? आर्थिक न्याय। और अर्थ के आधार पर, संपत्ति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो, ये भी क्या कहलाता है? आर्थिक न्याय। समान कार्य के लिए समान वेतन का उदाहरण हमारे भारत में शामिल किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 39 में। क्लियर? ये एग्जाम्पल है। अगर आप अकेडमिक के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो आप किस तरह से फ्लो चार्ट बनाकर उदाहरण के साथ लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। इसके साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आंसर राइटिंग में भी आपको एग्जाम्पल ज़रूर से शामिल करने हैं। तो सामाजिक न्याय समझ में आया। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हमारी प्रस्तावना प्रत्येक भारतीय नागरिक को देती है। न्याय समझ में आया। इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, लिबर्टी। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रस्तावना द्वारा 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली आती है विचार, दूसरी है अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को हमारे संविधान की प्रस्तावना द्वारा 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अच्छा, पहले आप अर्थ समझ लीजिए, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। कई बार एग्जाम में इनका अर्थ भी पूछा जाता है। तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंध का अभाव, प्रतिबंध का अभाव और विकास की स्थिति, यानी किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध ना हो। इसमें आपको ध्यान रखना है कानून का अभाव या विधि का अभाव नहीं है। अगर कानून का अभाव होगा, विधि का अभाव होगा, तो किसी व्यक्ति के पास इतनी स्वतंत्रता आ जाएगी कि वो दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करेगा। तो ध्यान रखना है, अनुचित प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, लेकिन कानून का अभाव भी नहीं होना चाहिए, यानी विधि होनी चाहिए। विधि के अंतर्गत ही स्वतंत्रता दी गई है। क्लियर? इसको बिल्कुल क्लियर रखना है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है जो आपके विकास को रोकती है, विधि का अभाव नहीं है। तो प्रतिबंधों का अभाव और विकास के अवसर, ये क्या कहलाती है? स्वतंत्रता। यानी कि राज्य का कर्तव्य है कि वो प्रतिबंधों का अभाव करे, यानी प्रतिबंधों को कम से कम करे और प्रत्येक व्यक्ति का स्वर्गीय विकास के लिए अवसर प्रदान करे, यही कहलाती है स्वतंत्रता। क्लियर? स्वतंत्रता क्या है? प्रतिबंधों का अभाव है, विकास के लिए अवसर होने चाहिए, यही कहलाती है स्वतंत्रता। अब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता देती है। ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता देती है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता देती है। पहला है विचार। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है। वो किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, आप लिबरल भी हो सकते हैं, आप कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, यह आपकी अपनी सोच है, आपके अपने विचार हैं। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने विचारों को लेकर स्वतंत्र है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप जो भी विचार रखते हैं आप उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी स्वतंत्र है, बशर्ते इससे किसी की दूसरे अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। आप किसी नीति की जो स्वतंत्रता है, आप किसी नीति के लिए विरोध भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्रदर्शित करना क्या हुआ? अभिव्यक्ति। तो आप किसी नीति को लेकर सकारात्मक हैं, नकारात्मक हैं, तो आप उसका समर्थन भी कर सकते हैं, आप उसका विरोध भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपकी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आता है विश्वास। किसी भी चीज़ में विश्वास रखने की स्वतंत्रता भारतीयों को दी गई है। किसी भी धर्म को मानने की, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं या किसी भी धर्म को नहीं मान सकते हैं, यह आपकी स्वतंत्रता है। आप किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी भी धर्म को ना माने, वो आपकी स्वतंत्रता है। इसके साथ साथ धर्म को मानने के साथ धर्म के लिए आचरण करने, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता को क्या कहते हैं? उपासना। क्लियर है?
आप जिस भी धर्म से रिलेटेड हैं, आप जिस भी धर्म में विश्वास करते हैं, उस धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? उपासना। तो आप अपनी उपासना के लिए भी स्वतंत्र हैं कि आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप उसके अनुसार आचरण करते हैं, तो आपकी स्वतंत्रता है। क्लियर हुआ? तो भारत में 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना हमें देती है: विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। क्लियर? कौन कौन सी इनका क्या क्या अर्थ है मैंने आपको समझा दिया। स्वतंत्रता का अर्थ होता है प्रतिबंध का अभाव। अगेन, ये विधि या कानून का अभाव नहीं है। विधि और कानून जो होते हैं हमारी स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि दूसरा कोई हमारी स्वतंत्रता का हनन ना करे। क्लियर? स्वतंत्रता समझ में आई होगी। ये एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है, कितने प्रकार का न्याय है। क्लियर? यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर लीजिए, ये जो न्याय का कॉन्सेप्ट हमारे प्रस्तावना में इंक्लूड किया गया है, इसको रूस की क्रांति से लिया गया है। कहाँ से लिया है? ये जो न्याय का कॉन्सेप्ट हमने लिया है, ये रूस की क्रांति 1970 से लिया गया है। कहाँ से लिया है? रूस की क्रांति 1970 में रूस की क्रांति से लिया गया है। क्लियर? इसके बाद आता है स्वतंत्रता, हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है समानता। समानता का अर्थ होता है भेदभाव का अभाव, किसी के साथ भेदभाव ना हो, भेदभाव का अभाव, विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। क्या कहलाता है? समानता। विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। भेदभाव का अभाव तो आपको समझ में आया होगा। भेदभाव का अर्थ क्या होता है? विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति मैंने आपको समझाया था। जैसे कि प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, हमने 4 वर्ण व्यवस्था पढ़ी, ठीक है, जिसमें जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, उनको विशेष अधिकार मिले हुए थे। वो वेद पढ़ सकते थे, उनको सेम अपराध के लिए शूद्रों से ज़्यादा, शूद्रों से कम दंड दिया जाता था। तो ये क्या है? ये विशेष अधिकार है। वर्तमान में हमारी जो भारतीय प्रस्तावना है वो विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति को प्रमोट करती है, जिसको क्या हम बोलते हैं? समानता। तो समानता, इक्वालिटी का अर्थ क्या होता है? कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के साथ, और किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। क्लियर? अब भारत में समानता के कौन कौन से आयाम दिए गए हैं? क्लियर? पहले तो आप देख लीजिए समानता कितने प्रकार की दी गई है। समानता, प्रतिष्ठिता या सम्मान, प्रतिष्ठा या सम्मान की समानता। प्रत्येक व्यक्ति को समान नज़रिए से देखा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, अपनी एक सम्मान, अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, तो सभी को उसी के अनुसार रखा जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो सेम आपको वर्ड से समझ में आएगा, प्रतिष्ठा या सम्मान की समानता। दूसरा है अवसर की समानता। अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये समझ लीजिए। अवसर की समानता का अर्थ क्या होता है? अवसर की समानता का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास के लिए संपूर्ण जो व्यवस्था है वो दी जाएगी, यानी प्रत्येक व्यक्ति के स्वर्गीय विकास के लिए व्यवस्था करना, और इसके साथ साथ जो व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का प्रमोशन जो किया जाएगा। इधर सिंपल समझिए, अवसर की समानता कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अवसर के, अपने प्रमोशन के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, अपने विकास के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, और उस व्यक्ति का जो प्रमोशन किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति का जो प्रमोशन किया जाएगा वो उसकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा। क्लियर? किसी भी व्यक्ति का प्रमोशन योग्यता के आधार पर किया जाएगा, ना कि भाई भतीजावाद के आधार पर। यह कहलाती है अवसर की समानता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा। क्लियर? तो अवसर की समानता थोड़ा सा ध्यान से समझिए, एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करती है। अवसर की समानता में 2 चीज़ें शामिल हैं। एक तो प्रत्येक व्यक्ति को समान विकास के अवसर दिए जाएंगे,
क्लियर? विकास के अवसर सभी के लिए समान होंगे। इसके साथ साथ जो प्रमोशन किया जाएगा या पदोन्नति जो की जाएगी वो योग्यता के आधार पर की जाएगी, यानी कि आपका प्रमोशन आपकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा, ना कि किसी रिलेशन या भाई भतीजावाद के आधार पर। यह कहलाता है अवसर की समानता, ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। तो हमारे संविधान में समानता कितने प्रकार की दी गई है? 2 प्रकार की समानता दी गई है। दोबारा से रिवाइज करेंगे। 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद हमें 2 तरह की स्वतंत्रता समानता दी गई है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट आपका शब्द आता है बंधुत्व। समानता का अर्थ समझ में आया। अब आता है बंधुत्व, यूनिटी। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना। बंधुत्व को प्रस्तावना में स्थान दिया गया है। क्यों? क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है। भारत में प्रत्येक स्तर पर धर्म, जाति, संस्कृति, हर स्तर पर बहुत सारी विविधता है। तो इस विविधता में ये ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी करने के लिए हमने बंधुत्व की व्यवस्था को अपनी प्रस्तावना में स्थान दिया है। क्लियर है? अब बंधुत्व को बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान में और क्या क्या पहल की गई हैं? तो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता बंधुत्व को बढ़ाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पिलर है। क्या है? हम सब क्या है? हम सब भारतीय हैं। हम किसी भी धर्म से हो, किसी जाति से हो, किस संस्कृति से संबंधित है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम सब क्या है? वी ऑल आर इंडियंस। हम सब भारतीय हैं। तो भारतीयता की जो भावना है वो लोगों में, हम सब में किस चीज़ को बढ़ाती है? बंधुता की भावना को बढ़ाती है, बंधुत्व की भावना को बढ़ाती है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में क्यों किया गया? ताकि भारत में जो विविधता है उसको बंधुत्व के आधार पर इकट्ठा किया जा सके। क्लियर? इसके साथ साथ हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आर्टिकल 51A में दी गई हैं, जिसमें एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा करेगा। यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश की संप्रभुता, जो मैंने आपको समझाई, एकता, अखंडता और बंधुत्व की रक्षा करेगा। तो किस लिए दिया गया है? ताकि हम भाईचारे की भावना से प्रेरित हो सके और भाईचारे के आधार पर, यूनिटी के आधार पर अपने भारत का निर्माण कर सकें। तो बंधुत्व की भावना समझ में आई। तो बंधुत्व एक प्रकार का दिया गया है। ये जो अर्थ है मैंने समझा दिया, इसके कोई भी अलग से प्रकार नहीं दिए गए, जैसे कि हमने समानता, स्वतंत्रता और न्याय के प्रकार पढ़े। ठीक है? तो ये एग्जाम में पूछा गया है कितने प्रकार की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व दिया गया है। क्लियर? ये मैंने आपको समझा दिया। अब बंधुत्व को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि मैंने आपको बताया भारत में क्या है? क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद का मतलब है प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक महत्व है, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक संस्कृति है, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे कि गुजरात में अलग चीज़, कल्चर अलग है, साउथ में चले जाएंगे अलग कल्चर है, अलग संस्कृति है। तो इसी तरह क्षेत्रवाद को कम करने के लिए जातिवाद, ठीक है, भारत में बहुत सारी जातियाँ हैं। इसके साथ साथ भाषावाद, बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। तो आप किसी भी क्षेत्र से हैं, आप किसी भी जाति से हैं, आप किसी भी संस्कृति से हैं, आप कोई भी भाषा बोलते हैं, हम सब फिर भी क्या हैं? हम सब क्या हैं? हम भारतीय हैं। तो क्लियर है? तो भारतीयता को, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान में बंधुत्व की व्यवस्था की गई है। तो आई होप आपको प्रस्तावना में जितने भी शब्द दिए गए हैं मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। इसके साथ हमारी प्रस्तावना कंप्लीट हो गई। अब प्रस्तावना से रिलेटेड 2-3 फैक्ट हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है? हम भारत के लोग, मैंने आपको अच्छे से समझाया कि हम भारत के लोग क्यों शामिल किया गया है या क्या क्या इंडिकेट करता है। जिसने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर जाकर देखेगा। इसके साथ समझा हमने कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ क्या होता है। क्लियर? मैंने आपको न्याय समझाए, स्वतंत्रता, समानता जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हमें दी गई है, एकता और अखंडता का हमने समझा, यानी बंधुत्व को हमने समझा। ये एग्ज़ाम में ध्यान रखना है कि ये वाली डेट
26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को यानी भारतीय संविधान सभा द्वारा एकीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अब प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ केस हैं वो समझ लेते हैं। 1960 में आया एक केस बेड़ूबारी केस, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन से केस में कहा गया कि संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है, तो ध्यान रखना है बेड़ूबारी केस 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना अलग है, ये संविधान का भाग नहीं है। तो इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, ठीक है, संविधान का भाग नहीं माना गया, ठीक है। अब 1973 में दूसरा केस आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये दोनों ही केस आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना का भाग स्वीकार किया गया, कौन से केस में स्वीकार किया गया, तो केशवानंद भारती में, और किस में नहीं स्वीकारा गया था, तो बेड़ूबारी केस में। केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्लियर। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है। न्याय योग्य का मतलब होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रस्तावना पढ़ाई, क्लियर, हमने प्रस्तावना पढ़ी जिसमें कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय की व्यवस्था है, स्वतंत्रता की व्यवस्था है, समानता की व्यवस्था है। अगर राज्य इन सब चीज़ों को देने में असफल रहता है तो क्या कोई भी व्यक्ति इसके बिहाफ पे की प्रस्तावना में हमें न्याय दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है, कोर्ट में जा सकता है, इसको बोलते हैं न्याय योग्य। क्लियर। तो ध्यान रखना है हमारी प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, ठीक है, न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना क्या है, न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना न्याय योग्य या कई शब्द मिलता है न्याय योचित, तो ध्यान रखना है न्याय योचित नहीं है, न्याय योचित नहीं हो। ये पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट और ध्यान रखना है कि अब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना की जो मूल भावना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, चाहे आप आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन कर रहे हैं। क्लियर है। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल भावना में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल भावना में नहीं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का एक अलग से सिद्धांत है, वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अलग नेक्स्ट है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन किया गया है 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं हमारी प्रस्तावना में। पहला समाजवादी, मैंने आपको पढ़ाया था, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, और इसके बाद अखंडता। क्लियर। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके साथ आपका जो प्रस्तावना वाला चैप्टर है उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको हमने इस वाले लेक्चर में कवर किया है। इसके साथ आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। इसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं, मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके नोट्स बनाए, इनको ज़रूर से नोट करना है। थैंक यू सो मच।